नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे दौर की, सिर्फ 40 साल के अंदर कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक साम्राज्य की नींव डाल दी। जी हां, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की और कैसे ब्रिटिश सरकार ने उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल, आखिर एक प्राइवेट कंपनी सरकार कैसे बन जाती है? सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक हुकूमत करने वाली ताकत बन गई। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसने सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि 18वीं सदी खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बेकाबू ताकत बन चुकी थी। मतलब कोई रोक टोक ही नहीं थी। उसका असर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि भाई अब बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देखा जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि एक व्यापारिक कंपनी अपनी खुद की फौज रख रही थी, बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रही थी, और ये सब हो रहा था बिना किसी सरकारी देखरेख के। अब जाहिर है, ये बेकाबू ताकत ब्रिटिश संसद के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई और इसी वजह से उन्हें एक्शन लेना पड़ा। तो पहला बड़ा कदम उठाया गया। साल था 1773 और एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक लैंडमार्क कानून था। समझिए, ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश कंपनी पर लगाम कसने की, उस पर अपनी निगरानी बिठाने की। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सीधा सीधा दखल था। इस कानून ने कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उन्हें सीधे ब्रिटिश सरकार के नीचे ला खड़ा किया। मतलब उनकी पावर पर एक जबरदस्त ब्रेक लग गया। इस एक्ट ने क्या किया? इसने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया गया और साथ ही कलकत्ता में एक प्रॉपर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। कह सकते हैं कि यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन का जो ढांचा है ना, वो बनना शुरू हुआ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये जो नया सिस्टम बना ना, इसने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। गवर्नर जनरल और नया नवेला सुप्रीम कोर्ट, दोनों के बीच पावर को लेकर जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। अब कौन बड़ा है, इस लड़ाई ने पूरे कानून के असर पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो जाहिर है, इस गड़बड़ी को ठीक करना था। इसीलिए कुछ ही साल बाद एक पैच लाया गया, एक फिक्स। 1781 में आया अमेंडमेंट एक्ट, और इसका सीधा सा मकसद था गवर्नर जनरल और कोर्ट के बीच के इस लड़ाई को खत्म करना। और इस एक्ट ने किया क्या? इसने सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया। साफ साफ कह दिया गया कि कंपनी के कर्मचारी अपने ऑफिशियल काम के लिए कोर्ट को जवाबदेह नहीं होंगे। और एक और जरूरी बात, कोर्ट को भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। ये एक तरह से ब्रिटिश रूल को थोड़ा और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश थी। तो ये तो हुई 1781 की बात। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, साल 1784 में। यहां सरकार ने एक और भी पावरफुल कानून लाकर कंपनी पर अपनी पकड़ को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मकसद एकदम साफ था, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन लाना। और इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे कहते हैं डुअल कंट्रोल या दोहरा नियंत्रण। और इसने वाकई कंपनी की ताकत को काफी कम कर दिया। तो ये डुअल कंट्रोल था क्या? देखिए, बड़ा सिंपल था। एक तरफ बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें सरकार के लोग थे। इनका काम था कंपनी के सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों पर नजर रखना। और दूसरी तरफ थे कंपनी के पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उनको कहा गया, आप बस व्यापार और कॉमर्स संभालिए। मतलब पहली बार कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। तो अगर इस पूरी जर्नी को देखें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का सुधार, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और आगे 1813 का चार्टर एक्ट, ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे 40 साल के अंदर स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आते हैं 1813 पर। यहां कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मोड़ आया। अब बात सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करने की नहीं रह गई थी। अब तो भारत में कंपनी के होने का मकसद ही बदला जा रहा था। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था ना, ये एक गेम चेंजर था। इसने क्या किया? इसने भारत में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार के एकाधिकार को ही खत्म कर दिया। हाँ, चाय और चीन के साथ ट्रेड की छूट थी, लेकिन बाकी सब खत्म। सोचिए, जो कंपनी बनी ही व्यापार के लिए थी, अब उसी से व्यापार करने का हक छीना जा रहा था। तो अब कंपनी क्या करेगी? उसे नई जिम्मेदारियां दी गईं। कहा गया कि अब आप शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दो, अपने कर्मचारियों को नौकरी से पहले इंग्लैंड में ट्रेनिंग दो, यहां तक कि लोकल बॉडीज को टैक्स लगाने का अधिकार भी दिया गया।
ये सारे काम किसी ट्रेडिंग कंपनी के तो नहीं लगते हैं ना, ये तो एक सरकार के काम है। और इसी का एक सबसे बड़ा सबूत था शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का बजट। अब हो सकता है आज ये रकम बहुत ज्यादा न लगे, पर उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। ये एक साफ सिग्नल था कि कंपनी का रोल बदल रहा है। अब वो सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रही थी। तो इस पूरे 40 साल के कानूनी सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें ब्रिटिश भारत की नींव के बारे में क्या बताता है? हम यहाँ एक क्लियर 3 स्टेप का प्रोसेस देख सकते हैं। पहला स्टेप, रेगुलेशन। 1773 के एक्ट से सरकारी निगरानी शुरू हुई। दूसरा स्टेप, डुअल कंट्रोल। 1784 के एक्ट से पावर को सरकार और कंपनी के बीच बांटा गया। और तीसरा और फाइनल स्टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव टेकओवर। 1813 के एक्ट ने तो कंपनी को एक व्यापारिक बॉडी से बदलकर एक सरकारी मशीनरी ही बना दिया। इस तरह एक कंपनी धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक हिस्सा बन गई। और यहीं पे हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कंपनी से क्राउन तक का ये जो सफर था, क्या एक सोची समझी साजिश थी, एक प्लान था साम्राज्य बनाने का, या फिर ये सिर्फ हालात की मजबूरी थी, एक ऐसी कंपनी को काबू में करने की कोशिश जो हाथ से निकलती जा रही थी? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही छिपा है।